आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण। वायुमंडलीय आर्द्रता जलवाष्प के रूप में विद्यमान रहती है। वायु के तापमान के द्वारा इसे अनुभव किया जाता है। इसे सेंसिबल टेम्परेचर कहा जाता है। जलवाष्प अर्थ एवं धातु, वाटर वेपर, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में बहुत ही कम 0 से 4% होते हुए भी जलवायु की प्रकृति को निर्धारित करने वाला प्रमुख घटक है। वायुमंडल में जलवाष्प की प्राप्ति वाष्पीकरण के द्वारा होती है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जिस क्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से वाष्पीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मिलता है। 1 ग्राम जल के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी, नंबर 1, वायुमंडल की जलवाष्प की मात्रा द्रवण और वर्षण का स्रोत है। नंबर 2, जलवाष्प सूर्य से आने वाली ऊष्मा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन व पृथ्वी के विकिरण द्वारा निकलने वाली ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित करके पृथ्वी पर ताप की दशाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 3, वायुमंडल में जलवाष्प गुप्त ऊष्मा तूफानों और विक्षोभों के विकास में मदद करते हैं। नंबर 4, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मौसम के अनुसार मानव शरीर के ठंडा होने की दर को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, प्राकृतिक जलीय चक्र का महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 6, वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों की तुलना में केवल जलवाष्प तरल व ठोस अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। अब है आपका वेज टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का व्यक्त करने की क्या विधियां हैं? 3 विधियां हैं। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता जिसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इनको बारी बारी से कि निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प के वास्तविक भार को वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को ही विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, किसी दिए गए तापमान पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर वायु के उसी आयतन में जलवाष्प शोषण करने की अधिकतम क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे शुष्क एवं निर्दर यानी आर्द्र बल्ब थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वाष्पीकरण को निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। उसमें एक तापमान है, दूसरा स्वच्छ आकाश है, वायु की शुष्कता है, पवनों की गति है और जल के तल का विस्तार है। अब आता है संघनन, कंडेंसेशन जिसको कहते हैं। जल के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा वायु में उपस्थित जलवाष्प द्रव या ठोस में परिवर्तित होते हैं उसे ही हम संघनन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तापमान बढ़ने से वायु में जल शोषण करने की क्षमता बढ़ती है और तापमान कम होने से वायु में जल शोषण की क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। वायु जिस तापमान पर गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होते हैं उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। अर्थात जिस तापमान पर वायु अपने में विद्यमान जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है उस तापमान को उष्मांक ड्यू पॉइंट कहते हैं। उष्मांक पर वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। संघनन तब होता है जब वायु का तापमान उष्मांक से भी नीचे गिर जाता है। संघनन के समय वायु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका संघनन के विभिन्न रूप। ये कौन से हैं? एक ओस है, ओस के लिए ठंडी रात
में आकाश स्वच्छ होता है और भूमि के जो विकिरण होता है उसे धरातल ठंडा हो जाता है। ठंडा धरातल पर ठहरी हुई वायुमंडल की आर्द्र निचली पर जो परतें हैं वो ठंडी हो जाती हैं और वायु धीरे धीरे ओशांक तक ठंडी हो जाती है। इसके लिए रातें ठंडी व लंबी होनी चाहिए, आकाश मेघ रहित होना चाहिए, वायु शांत होनी चाहिए, वायु में सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत ऊंचा हो और ओशांक हिमांक से ऊपर हो। फिर है दूसरा रूप संघनन का, पाला या तुषार। जमी हुई ओस ही पाला होती है, यहाँ ओशांक हिमांक से नीचे होता है। तीसरा है कोहरा और कुहासा, धुंध। वास्तव में ये बादल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल के पास बनते हैं। भूतल की निकटतम वायु ठंडी होने से वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% तक बढ़ जाती है, तो जल वाष्प संघनित होकर के जल के अति सूक्ष्म अंशों हिमकणों में परिवर्तित होकर वायु की निचली परतों में लटके ठोस कण के रूप में चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। कोहरा घना होता है और कुहासा हल्का होता है। टाइप्स ऑफ फोग, कोहरे के प्रकार, विकिरण कोहरा, अभिवहन कोहरा, वातागरी कोहरा, ये 3 मुख्य प्रकार हैं कोहरे के। अब बात आती है आपके कोहरे के बाद बादल की। बादल अधिक ऊंचाई पर वायु के लटके हुए द्रव ठोस कणों पर संघनित हुए जल बिंदुओं का हिमकणों के विशाल समूह होते हैं। बादल ऊपर उठती हुई गर्म आर्द्र वायु राशियों की रुद्रोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंड होने से उसके तापमान के ओशांक से नीचे गिरने से बनते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, आकार रूप संरचना के आधार पर, पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, और ऊंचाई के आधार पर निचले मेघ, मध्यम ऊंचाई के मेघ, ऊंचे मेघ। ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।